आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है वाटर। चैप्टर नंबर है हमारा 14। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर का नाम है वाटर। जितना छोटा इस चैप्टर का नाम है उतना ही छोटा ये चैप्टर भी है और बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर हमारा, बहुत आसान है। तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और चूंकि बहुत सिंपल है, बहुत आसान चैप्टर है, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करके कंप्लीट भी कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक का नाम है हाउ मच वाटर डू वी यूज, यानी कि हम लोग कितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा। तो आइए हम लोग अपने आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, water is used in industries for producing almost all the things that we use। देखिए हम लोग जो आज अपने लाइफ में जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़, कपड़ा, घड़ी, जूता, चप्पल, कुछ भी चीज़ जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बनता है और उन चीज़ों को बनाने में इंडस्ट्री के अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करो, उस चीज़ को बनाने में पानी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, यानी कि हम लोग अपने डेली लाइफ में पानी का इस्तेमाल तो करते ही अलग अलग प्रकार के चीज़ों को करने के लिए। जैसे आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, आप वॉशरूम जाते हो, पानी का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। फिर आप पानी पीते हैं, स्कूल जाते हैं, लंच होता है, वहाँ भी आप पानी पीते हैं। कहने का मतलब है कि हम कपड़ा वगैरह भी धोना होता है, गाड़ी साइकिल वगैरह भी साफ करना होता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में पानी का इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, कई प्रकार के चीज़ों के लिए करते हैं और कई प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लोग अपने वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जो कि पानी से होते हैं। वाटर इज कॉल्ड द नेचर्स मैजिशियन एज इट इज फाउंड इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। देखो वाटर को जो है ना वो नेचर का मैजिशियन कहा जाता है, यानी कि नेचर का जादूगर कहा जाता है। पता है क्यों? देखो जादूगर का मतलब क्या होता है? जादूगर का मतलब है कि जो किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर दे, यानी कि जादूगर क्या करते हैं, किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल देते हैं, है ना। एक पक्षी होगा उसको खरगोश बना देगा, इस प्रकार से जादूगर करते हैं। उसी तरीके से वाटर को कहा जाता है नेचर का मैजिशियन, यानी कि हमारे इस नेचर का जो है वो जादूगर वो कौन है? पानी है, यानी कि वाटर है। ओके अब ये वाटर को हम लोग जादूगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर 3 अलग अलग डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। जैसे सॉलिड में पानी किस रूप में पाया जाएगा? आइस के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में। और लिक्विड के रूप में, सिंपल सा मतलब हो गया लिक्विड, यानी कि पानी आपको दिखता है ये वो लिक्विड होता है जो हम लोग पीते हैं। और गैस का मतलब हो गया वाटर वेपर पाया जाएगा, सॉरी गैस का मतलब होगा कि पानी जो है वो वाटर वेपर के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों रूप में। इसीलिए हम लोग कहते हैं वाटर जो है वो हमारे नेचर का क्या है? मैजिशियन है। क्या है? मैजिशियन, यानी कि जादूगर है एक तरीके से, क्योंकि वो किसी भी रूप में पाया जाता है। वाटर इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। वाटर को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो हमारा वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हो गया जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो वाटर होता है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। इसका मतलब है कि वाटर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। जितना आसान तरीके से आपने पढ़ा इतना ही आसान टॉपिक आगे भी है हमारा, इसीलिए मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि चैप्टर हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी कि हम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन है हमारा डेफिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर,
यानी कि वो पानी जो कि पीने लायक है, जिस पानी को हम लोग पी सकते हैं, उस पानी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वाटर बॉटल में आप पानी लेकर जाते होंगे, तो वो जो वाटर बॉटल में पानी लेकर जा रहे हैं वो पानी पीने के लायक है, यानी कि हम उसको पी सकते हैं, पीते भी हैं अपने क्लास में, तो वो पानी हो गया हमारा पोर्टेबल वाटर। तो जिस भी पानी को आप पी सकते हो, गंदा नहीं है, उसको आप पी सकते हैं, तो वो पानी हमारा कहलाता है पोर्टेबल वाटर। ओके, आगे, पीपल इन द विलेजेस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, व्हाइल इन सिटीज पीपल मोस्टली गेट इट फ्रॉम द टैप्स। बात करें हम लोग अपने गाँवों के बारे में कि गाँव के लोग पानी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग पानी कहाँ से लाते हैं, तो गांव के लोग पानी ज़्यादातर लाते हैं वेल से, कुआं से, ट्यूबवेल यानी कि बोरिंग वगैरह वो लोग अपने घर में लगाए हुए रहते हैं, चापाकल कह सकते हो, वहाँ से, नदियों से, और पौंड यानी कि तालाब से भी। तो गाँवों में बेसिकली पानी इन जगहों से आता है। बात करें हम लोग अपने शहर के बारे में, तो शहर में पानी ज़्यादातर लोग नल से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके घर में मोटर वगैरह लगा रहता है, पूरा पंपिंग सिस्टम लगा रहता है, एक बार बस बटन ऑन करते हैं, पानी उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशन एंड सीज। अब देखो हमारे इस पृथ्वी पर ना, यदि आपको ये 2/3 जो लिखा हुआ, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप ये समझो कि हमारे पृथ्वी पर 70% क्या है, वाटर है। हमारे इस पृथ्वी पर 70% वाटर है, 30% ही केवल लैंड है, यानी कि जमीन है। और ये जो 70% हमारे इस पृथ्वी पर पानी है, इस 70% पानी में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे पाया जाता है, ओशन और सी में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि हमारे इस पृथ्वी पर 70% वाटर है, और ये 70% जो वाटर है इसमें से ज़्यादातर वाटर जो है वो ओशन और सी में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग पी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, उसको आप पी नहीं सकते हो। अगला पॉइंट है, द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, यानी कि जो ओशन और सी में पानी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा, इतना नमक मिला हुआ रहता है कि यदि आप उसका एक गिलास भी पानी पी लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, इतना ज़्यादा उसमें नमक मिला हुआ रहता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो समुद्र के पानी में नमक ज़्यादा होता है, हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं, इसीलिए उस पानी को हम लोग इस्तेमाल किसी भी चीज़ में नहीं करते हैं, ना ही पीने के लिए करते हैं, ना ही घरों में करते हैं, और ना ही खेती बाड़ी के लिए करते हैं, और ना ही किसी इंडस्ट्री में उस प्रकार के पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि नमकीन होता है पानी, उस पानी को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल के अंदर हम लोगों को कई सारे छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ने हैं, लगभग 3-4 टॉपिक है हमारा छोटा छोटा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर वाटर साइकिल क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है। लिखा हुआ इसमें सबसे पहला पॉइंट, सर्कुलेशन पॉइंट, बेसिकली हमारा डेफिनेशन है वाटर साइकिल का कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यानी कि वाटर साइकिल का सिंपल सा मतलब हो गया पानी का जमीन के ऊपर आना, फिर वो पानी आसमान में चला जाना, फिर बारिश के रूप में पानी नीचे आना, फिर ऊपर चला जाना, यानी कि यही हमारा कहलाता रहता है, ये होता रहता है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो वाटर साइकिल का सिंपल सा मतलब हो गया कि बारिश के रूप में पानी नीचे आता है, फिर उसके ऊपर धूप पड़ता है, सनलाइट, वो एवोपरेट होके आसमान में उड़ जाता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बादल बन के पानी नीचे आता है, फिर वो एवोपरेट होता है, फिर बादल बनता है, फिर नीचे आता है। इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। और ये वाटर साइकिल के बारे में बचपन वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, ठीक ना। अब वाटर साइकिल के अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, छोटा वाला सब टॉपिक, वो है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर में। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है,
यानी कि बेसिकली जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पानी हमारा वेपर में बदल जाता है, और वेपर में बदलने का सिंपल सा मतलब है वो गैस बन के आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, आगे, वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ एयर एंड कैनॉट यूजुअली बी सीन। यानी कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी वेपर बन के हवा में मिल जाता है, और उसको हम लोग फिर देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो हवा में मिल गया। तो वही बात है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी वेपर बनता है, और वेपर बनने के बाद हवा में वो घुल मिल जाता है, इसीलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक ना। हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। अच्छा, यदि आप एक बात बताओ, पानी को यदि वेपर में कन्वर्ट करना है, यानी कि गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या बिना हीट किए हो सकता है? कभी नहीं। कहने का मतलब हो गया कि यदि आपको वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, मतलब पानी को यदि गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसको हीट करना ही पड़ेगा, गर्म करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे क्या होता है उसको जरा समझना ध्यान से। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के टाइम पे सूरज की जो रोशनी होती है वो हर जगह पे पड़ती है, वहां पे भी जहां पे पानी है और जहां पे पानी नहीं है वहां पे भी। ठीक ना। तो यदि हम लोग बात करें केवल पानी का, तो ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड, इन प्रकार के जगहों पर दिन के टाइम में सूरज की रोशनी पड़ती है। उससे होता क्या है, एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस इनटू वेपर। यानी कि दिन के टाइम पे जब सूरज की रोशनी इन प्रकार के जगहों पे पड़ती है तो वहां का पानी हो जाता है गर्म, हीट हो जाता है, और वो धीरे 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 वेपर बन के आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है, यानी कि गैस बन के आसमान में उड़ जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। यानी कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है हमारे पास, तो दिन के टाइम पे हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो भी गर्म हो जाता है। इसीलिए गर्मी के टाइम पे आप देखना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है हमारे पास, इसलिए गर्मी के टाइम पे हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और हम लोगों को गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। ठीक है। एवोपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर। जहां पे भी पानी है, खुला पानी है, उसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है, तो जहां पे भी खुला पानी है उसके ऊपर दिन के टाइम पे सनलाइट पड़ता है, और वो पानी गर्म होके वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। यानी कि पानी जब वेपर बन के आसमान में उड़ने लग जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक नदी में पानी है, दिन के टाइम पे उस पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी और शाम होते होते उस नदी का पूरा पानी ही गायब हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एवोपरेशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। तो पानी पे सनलाइट पड़ेगा, पानी को गर्म करेगा, फिर वो पानी धीरे 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 वेपर बन के आसमान में उड़ेगा। यानी कि सारा पानी एक ही बार में गायब नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होता है, क्योंकि एवोपरेशन जो वो स्लो प्रोसेस है वो धीरे धीरे पानी को गायब करता है। उसके बाद है हमारा इन सनलाइट एवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। लेकिन जब सूरज की रोशनी हमारे पास होती है तो उस समय पे एवोपरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रात के टाइम पे तो सनलाइट नहीं होता हमारे पास। तो क्या रात के टाइम पे एवोपरेशन होता है? रात के टाइम पे भी एवोपरेशन होता है, लेकिन बहुत ही धीरे होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो रात के टाइम पे भी एवोपरेशन होगा, लेकिन कम होगा, बहुत कम, क्योंकि सनलाइट हमारे पास नहीं होता है। दिन के टाइम पे एवोपरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है रात के मुकाबले। ठीक है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स एवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। लेकिन यदि आप उसी पानी को गर्म कर दोगे, बर्नर पे रख के, मतलब किसी भी चीज़ पे रख के उसको गर्म कर दोगे, तो गर्म करने के वजह से क्या होता है, वो पानी जल्दी एवोपरेट हो जाता है। ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ में आया चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। यानी कि प्लांट पानी को किस तरीके से लॉस करता है। क्या पानी मतलब क्या वाटर भी मतलब क्या प्लांट वाटर को लॉस करता है? देखते हैं। पहला लिखा हुआ है प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। देखो यार, सिंपल सी बात है, चाहे आदमी हो चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, यदि उसको ग्रो करना है, यदि उसको आगे बढ़ना है, तो उसको पानी का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है। अब पहला बात, जब वो पानी लेता है तो करता क्या है? देखो, सबसे पहली बात, जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी का जरूरत है, तो वो पहले क्या करेगा,
कुछ पानी का हिस्सा वो इस्तेमाल कर लेगा अपने फूड को बनाने के लिए, ठीक, और कुछ पानी का इस्तेमाल वो कर लेगा अपने प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर करने के लिए, ताकि जब जरूरत पड़ेगा तब इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो पानी का इस्तेमाल करता है। अगला, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। यानी कि सिंपल सी बात है, प्लांट जब वाटर को लेता है तो सबसे पहला वो जो काम करता है वो ये कि प्लांट सबसे पहले उस वाटर का इस्तेमाल करेगा अपने भोजन को बनाने के लिए। उसके बाद कुछ वाटर वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेगा, इमरजेंसी के लिए रख लेगा, और कुछ वाटर जो बचेगा फिर एक्स्ट्रा वो उसको एवोपरेट कर देगा। यानी कि पेड़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो पानी धीरे धीरे एवोपरेट होता चला जाएगा, ठीक है। और जब वाटर को लूज करता है प्लांट, यानी कि प्लांट जब पानी को लूज करता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एवोपरेशन जो है वाटर, मतलब एवोपरेशन जो जब प्लांट में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि प्लांट जब वाटर को लूज करता है वेपर के रूप में, यानी कि प्लांट के बॉडी से भी हमारा वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रांसपीरेशन। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट से पानी निकलता है, इन्वायरमेंट में मिल जाता है दो प्रोसेस से, पहला एवेपोरेशन और दूसरा ट्रांसपीरेशन, ठीक है। बस ये हो गया हमारा। बेसिकली आप इतना समझ लो कि एवेपोरेशन जो है वो प्लांट में भी होता है, यानी कि प्लांट के बॉडी से भी वाटर वेपर बन के आसमान में उड़ता है, बस उसी चीज को हम लोग कह देते हैं ट्रांसपीरेशन। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड का मतलब हो गया कि जो बादल आप देखते हो आसमान में, ये बादल कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि ये बादल हमारा किस तरीके से बनता है। सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि कंडेंसेशन समझते हैं क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है सिंपल सा, वाटर वेपर को ठंडा करो और उसको दोबारा पानी के रूप में कन्वर्ट कर दो। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। बेसिकली गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो वाटर वेपर हमारा क्या है? गैस है, उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और यही जो प्रोसेस है हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बादल को बनाने में, और जब एक बार बादल बन जाएगा तो वही पानी हमारे नीचे धरती पे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और समझ में आएगा अभी आपको। एज वी गो हायर फ्रॉम द अर्थ, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अपने इस पृथ्वी से, मतलब जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊपर जाते हैं आसमान की ओर, हमारा मतलब चीजें जो है वो ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपल सा कहानी आप यहाँ पे याद रखना कि जैसे जैसे हम लोग जमीन से आसमान की ओर आगे ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हम लोगों को ठंडा लगना ज़्यादा स्टार्ट होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था आगे, व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग जमीन से उस पर आसमान की ओर जाते हैं तो हम लोगों को ठंडा लगता है, उसी तरीके से जब वाटर भी हमारा वेपर बन के, वाटर वेपर बन के, गैस बन के जब आसमान में उड़ता है, तो बताइए आसमान में जब वो वाटर वेपर जाता होगा तो उसको भी वहाँ पे कैसा लगता होगा? ठंडा या गर्म? ठंडा। तो वो हमारा जो वेपर है, वाटर वेपर, वो आसमान में जब जाता है तो उसको भी ठंडा लगता है, यानी कि वो कूल हो जाता है वाटर वेपर। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका कि जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊपर आसमान की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हम लोगों को ठंडा लगना स्टार्ट होता है। उसी तरीके से हवा भी जब हमारा आसमान की ओर ऊपर जाता है, गैस बन के आसमान की ओर, तो जब हमारा हवा वाटर वेपर एक हाइट पे पहुंच जाता है, अच्छा खासा ऊंचा चल जाता है, तो वो उसको ठंडा लगना स्टार्ट होता है, वो हवा हमारा ठंडा हो जाता है। और जब हवा ठंडा होता है तो एक टाइम ऐसा मिलता है जब वो वाटर वेपर हमारा कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब वो धीरे धीरे वाटर वेपर जो वो वाटर का रूप लेना स्टार्ट करता है, यानी कि पानी का छोटा छोटा बूंद बनना स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट। तो बेसिकली हुआ ये कि जमीन के ऊपर से हमारा गर्म हवा वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर आसमान में उड़ गया,
जैसे जैसे वो ऊपर गया वैसे वैसे वो हमारा जो वाटर वेपर था वो ठंडा होता चला गया, और इतना ठंडा हो गया टाइम पे कि वो किसका रूप ले लिया, पानी के छोटे से बूंद का रूप ले लिया। ऐसे हजारों पानी के बूंदों के साथ होता है, वही हमारा बन जाता है बड़े लेवल पे बादल। ठीक है, आगे। इट इज दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड। ये जो छोटे छोटे पानी के बूंद हैं आसमान में भटकता रहता है एक साथ, कभी कभार अलग भी होते हैं, कभी कभार एक साथ भी रहते हैं। तो जब एक साथ वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे पानी के बूंद इकट्ठा हो जाते हैं तो वही हम लोगों को धरती के ऊपर से जब देखते हैं हम लोग ऊपर आसमान में तो वो बादल के रूप में नजर आता है। ठीक है, मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यानी कि जब छोटे छोटे वाटर के बूंद आपस में मिल जाते हैं तो बड़ा सा पानी का बूंद बनता है और बड़ा सा बादल भी बन जाता है। ठीक ना, इस तरीके से। इसीलिए जब हम लोग नीचे से ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो बड़ा बादल आपको नजर आता है। तो सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। अब उसी में से कुछ पानी के बूंद ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा भारी हो जाता है, तो वही भारी वाला पानी का बूंद आसमान में ऊपर टिक नहीं पाता है तो वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वही पानी जब नीचे गिरता है तो वो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। ठीक ना, उसी चीज को बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कई बार तो ऊपर आसमान में पानी इतना ठंडा हो जाता है कि वो बर्फ का रूप ले लेता है, और वही बर्फ जब भारी हो जाता है आसमान में तो नीचे गिरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बारिश के रूप में पत्थर गिर रहा है, तो वही चीज होता है। ठीक ना, आगे। Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर यानी कि हमारे जमीन पर जो पानी है वो पहले वाटर वेपर बन के आसमान में उड़ा, वो वाटर वेपर आसमान में ठंडा हो गया तो पानी का छोटा छोटा बूंद का रूप ले लिया, वही छोटे छोटे पानी के बूंद जब इकट्ठा हो गए तो बादल को रूप ले लिया, उसी में से कुछ पानी के बूंद इतना भारी हो गए कि वो नीचे गिरने स्टार्ट हो गए तो हम लोग कहते हैं कि बारिश हो रहा है। और जब वही पानी का बूंद और ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो आसमान में ही बर्फ का रूप ले लेता है, वो बर्फ बन जाता है और वही बर्फ नीचे जमीन पे आता है बारिश के साथ, तो हम लोग बोलते हैं कि बर्फ पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से बादल बनता है और इस तरीके से पानी नीचे आता है। कभी कभार पानी नीचे आता है बादल के रूप में, कभी कभार बादल के मतलब बरसात के टाइम पे पानी आता है, कई बार बरसात में पत्थर भी गिर जाते हैं, तो वही कारण है। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक टू द ओशियन। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग बैक टू द ओशियंस। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कि बारिश का पानी जो भी हमारे पास आता है वो अल्टीमेटली बह के कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। बारिश का पानी हो या फिर नदी का पानी हो, हर प्रकार का जो वाटर है वो बहते बहते फिर समुद्र में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें, स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो बड़े बड़े पहाड़ों पे बर्फ होते हैं वो बर्फ पिघल जाता है और पिघल के क्या बन जाता है, वो बर्फ पानी बन जाता है, और वही पानी पहाड़ के ऊपर से नीचे आता है, पहाड़ों के नीचे आता है वो पानी, और वही पानी हमारा बाद में किसका रूप ले लेता है, एक नदी का रूप ले लेता है, एक रिवर का रूप ले लेता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स। स्ट्रीम का बेसिकली मतलब हो गया पानी का धारा, और नदी का मतलब, रिवर का मतलब सिंपल सा नदी। तो जो बारिश के रूप में भी जो पानी नीचे हमारे पास आता है जमीन पे, वो पानी भी अलग अलग जगह से इकट्ठा होके एक सीधे रास्ते में बह जाता है और वो भी हमारा एक नदी का रूप ले लेता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि चाहे पानी पहाड़ के ऊपर से नीचे आए या फिर बरसात का पानी आसमान से नीचे जमीन पे आए, यह हमेशा रूप किसका ले लेता है, एक नदी का रूप ले लेता है। ठीक ना। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एंड ओशन। कहने का मतलब है कि एक नदी को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तब जाकर वो अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एक समुद्र में, ओशन या फिर सी में
मिल जाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें गंगा नदी का, तो गंगा नदी भी बहुत लंबे दूर से ट्रैवल करती है जगह को, यानी कि बहुत दूर से आती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल जो समुद्र है हमारा, वहाँ पे मिल जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें तो वो भी बहुत बड़ी नदी है, वो भी बहुत दूर से आती है और जाके सीधा नदी समुद्र में मिल जाती है। तो कोई भी नदी हो वो अल्टीमेटली जाके समुद्र में ही मिल जाती है, ठीक ना। आगे, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब बेसिकली होता क्या है, जो बरसात का पानी होता है रेन वाटर, वो भी जब जमीन पे आता है तो वो लेक और पॉन्ड को भी भर देता है। यानी कि लेक और पॉन्ड में जो पानी होते हैं उस पानी का लेवल क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक ना। कहने का मतलब है सिंपल सा कि पानी हमारा बढ़ जाता है लेक और पॉन्ड में भी बरसात के पानी इकट्ठा होने की वजह से। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil। लेकिन बरसात का जो पानी होता है वो कुछ ऐसे भी पानी होते हैं, कुछ पानी ऐसे नहीं बल्कि पानी का कुछ हिस्सा जो है बरसात का वो जमीन के नीचे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि सीधे अंडरग्राउंड में जाके इकट्ठा हो जाता है, जमीन के नीचे जाके वो इकट्ठा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बारिश का कुछ पानी बह के नदी में जाके मिल जाती है और अल्टीमेटली वो नदी समुद्र में मिल जाएगी, और कुछ बारिश का पानी जो वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में जाके समा जाती है। आगे उसके बाद है ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। आपने खुला कुआं देखा होगा, उस कुआं में पानी आता कहां से है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, जमीन के नीचे जो पानी है वही पानी आपको कुआं में नजर आता है। अंडरग्राउंड इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। यानी कि कई सारे जो लेक हैं वो अंडरग्राउंड वाटर के ही उसमें पानी दिखते हैं। मतलब इंडिया में ऐसे कई सारे लेक हैं, झील है बेसिकली, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर उस लेक में आपको नजर आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब होगा कि अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा वो कुआं में भी दिख जाता है और कभी कभार किसी किसी लेक में भी नजर आ जाता है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जो कि नीचे जमीन के नीचे जो पानी है वो वाला। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन अप बाई अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल। यानी कि यही वो अंडरग्राउंड वाटर है जिसको हम लोग ट्यूबवेल यानी कि मोटर वगैरह लगा के या फिर हैंडपंप यानी कि चापाकल से भी हम लोग उस पानी को बाहर निकालते हैं। तो मोटर लगा के या फिर चापाकल से जो पानी हम लोग बाहर निकालते हैं जमीन के नीचे से, वो पानी कौन सा आता है ऊपर, अंडरग्राउंड वाटर ही हमारा आता है, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है वही पानी आता है। उसके बाद द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज। अब देखो जमीन के नीचे जो हमारा पानी है ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड पानी का बर्बादी कर रहे हैं। जहां पे पानी का इस्तेमाल होता है 1 बाल्टी का, हम लोग 2 बाल्टी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है उसका लेवल धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? घटता चला जा रहा है, ठीक है। आगे, फ्रॉम वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि समुद्र में जो पानी है या फिर नदी में जो पानी है वो उस पानी के ऊपर हमारी सूरज की रोशनी पड़ती है और पानी जो वो आसमान में वेपर बन के उड़ जाता है। रिटर्न्स एज रेन, और दोबारा वही जो हमारा पानी वेपर बन के आसमान में उड़ा है वही पानी दोबारा जमीन पे किस रूप में आएगा, बारिश के रूप में आता है, ठीक ना। हेल और स्नो, कभी कभार तो स्नो यानी कि छोटे छोटे बर्फ के रूप में भी आता है और कभी कभार तो पत्थर के रूप में भी आ जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब हो गया कि जो पानी समुद्र में नदी में आपको दिखता है ये पानी एवोपरेट हो जाता है यानी कि आसमान में वेपर बन के उड़ जाता है और वही पानी हमारे दोबारा इस पृथ्वी पर आता है बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, पत्थर के रूप में, इस रूप में वो दोबारा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और वो पानी जब हमारे पास आया, चाहे वो पत्थर के रूप में आए, स्नो के रूप में आए या बारिश के रूप में आए, वो अल्टीमेटली फिर दोबारा जाके समुद्र में ही बहते बहते मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा वाटर साइकिल है ये चलता ही रहता है। तो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। इस तरीके से जो पानी हमारा चलता रहता है इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो समुद्र है, नदी है, इसका पानी एवोपरेट हो जाता है, वेपर के रूप में आसमान में उड़ जाता है और वो पानी दोबारा हमारे पास नीचे आता है बारिश के रूप में, स्नो के रूप में, पत्थर के रूप में, है ना। तो वो हमारे पास दोबारा नीचे आता है, दोबारा नीचे आके वो पिघल जाता है,
पिघलने के बाद फिर नदी मतलब नाले गली वगैरह से होते हुए नदी में मिलती है और वो नदी का पानी जाके समुद्र में मिल जाती है। फिर वो समुद्र का पानी दोबारा एवोपरेट होकर आसमान में जाता है, फिर बारिश होता है। इस तरीके से हमारा पूरा साइकिल ये चलता ही रहता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये जो पानी का आसमान में जाना वेपर बन के और ऊपर से नीचे पानी का आना बारिश के रूप में या फिर पत्थर के रूप में फिर स्नो के रूप में, ये लगातार हमारा चलता ही रहता है। दिस मेंटेन्स दिस सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और इसी तरीके से पृथ्वी पर जो पानी है हमारा वो मेंटेन रहता है हमेशा 70% पानी। समझ में आ रही है बात? यानी कि वेपर बन के पानी आसमान में उड़ना और बारिश के रूप में या फिर स्नो के रूप में फिर पत्थर के रूप में पानी का नीचे दोबारा धरती पे आना, ये हमारा लगभग हमेशा चलता ही रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए चलता रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर हमेशा आपको 70% ही वाटर नजर आता है, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। 70% ही वाटर रहता है क्योंकि वाटर साइकिल हमारा लगातार चलता रहता है। ठीक ना? एक बात ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर पानी का कभी भी कमी नहीं हो सकता। 70% पानी तो 70% ही पानी रहेगा, लेकिन साफ पीने का जो पानी है ना उसमें कमी जरूर आ सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास जो 70% वाटर है वो 70% ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर। पानी कभी भी पृथ्वी पर ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। ठीक, लेकिन हम लोग जो हमेशा सुनते हैं फिर पानी घट रहा है बढ़ रहा है, वो बात कर रहा होता है साफ पानी का, कि साफ पानी जो है पीने के लायक वो घट सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन जो हमारे पास पूरा जो वाटर है 70% वो हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक ना? ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, क्या होगा यदि बारिश बहुत ज्यादा हो जाए। तो सोचिए अपने मन में क्या होगा फिर, मतलब आप जरा सोचो क्या होगा यदि बारिश बहुत तेजी से होने लग जाए तो क्या होगा आपके हिसाब से। देखते हैं क्या होगा, लिखते हैं, देखते हैं क्या हुआ इसमें, क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले इसको समझिए, टाइम, क्या यह जरूरी है कि हर जगह पर बारिश एक ही बार हो जाता है? नहीं, कहीं पर बारिश कभी और होता है तो कहीं पर बारिश कभी और होता है, यानी कि हर जगह पर बारिश अलग अलग टाइम पे होता है। उसके बाद ड्यूरेशन, क्या हर जगह पर बारिश एक ही घंटा होता है? कहीं पे 2-3 घंटे भी लगातार होते रहते हैं, कहीं पे 5 मिनट होके रह जाता है। तो बारिश का जो टाइम है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा ये भी हर जगह पर अलग है। तो कहने का मतलब है कि बारिश कब होगा, ठीक ना, कितना देर होगा और कितना ज्यादा होगा फिर कम होगा, यह समय समय पर चेंज होता रहता है। ठीक ना? आगे, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। इस पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे बारिश सालों भर होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे केवल कुछ दिन ही बारिश होते हैं पूरे साल भर में। तो दोनों प्रकार के जगह हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन आवर कंट्री, हम लोग बात करें अपने इंडिया का, इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। बात करें हम लोग अपने इंडिया का, तो इंडिया में जो है बारिश है इंडिया में बारिश जो है वो सबसे ज्यादा कब होता है? मॉनसून सीजन में होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये हो गया कि इंडिया में यदि हम लोग देखें कि इंडिया में बारिश सबसे ज्यादा कब होता है, तो इंडिया में बारिश सबसे ज्यादा होता है मॉनसून सीजन में। ठीक है, यानी कि बरसात के टाइम पे यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून। हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे फसल हैं और कई सारे ऐसे किसान हैं जो इस बात का इंतजार करते हैं कि बारिश होगा तब जाकर हम फसल का मतलब खेती हम लोग करेंगे। तो आज भी आपको यह मानना पड़ेगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे फार्मर है, किसान हैं जो कि इस बात का इंतजार करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि बारिश होगा तो फिर हम लोग अपने खेती बाड़ी को स्टार्ट करेंगे। यानी कि बारिश होने के बाद कई सारे लोग अपने खेतों में फसल को लगाना स्टार्ट करते हैं। ये भी इंडिया में देखा जाता है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम। अब देखो, बारिश ना हो तब भी दिक्कत है, बारिश ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। जैसे देखो, यदि बारिश नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? बारिश नहीं होगा तो दिक्कत ये होगा कि हर जगह पर सूखा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा।
जानवर मरेंगे, पेड़ पौधे मरेंगे, वहाँ के लोग मारे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगा, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगा, नुकसान वहाँ पे भी होगा। तो बारिश ना ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, बारिश फिर होना चाहिए किस हिसाब से, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, ठीक ठाक बारिश होना चाहिए, ठीक है। हेवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि यदि ज़्यादा बारिश होगा तो नदी का, पॉन्ड का, लेक का, हर जगह का पानी बढ़ जाएगा और क्या आ सकता है बताओ, बाढ़ आ सकता है। और बाढ़ जब आएगा तो काफ़ी लोगों का नुकसान कर देगा वो। उसके बाद द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड, और यदि पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा और बाढ़ आने की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, यानी कि कई सारे फील्ड जिसमें फसल लगे होते हैं, खेत जिसमें फसल लगे होते हैं, वो जंगल, गांव, शहर डूब जाएगा पानी से यदि ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, यानी कि खास करके हम लोग बात करें अपने इंडिया का तो यहाँ पे जब बाढ़ आता है ना तो बहुत नुकसान होता है, फसल का भी नुकसान होता है, एनिमल का भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी भी हमारा बर्बाद होता है, घर वगैरह टूट जाता है, बह जाता है, और लोगों का जान तो जाता ही है। तो बारिश ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, बारिश ठीक ठाक होना चाहिए बस। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ द वाटर्स, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब बाढ़ आता है तो पानी में जो जानवर होते हैं, जानवर का मतलब है बात कर रहा है मछली के बारे में, एक्वेटिक एनिमल के बारे में बात कर रहा है, कि जब बाढ़ आता है तो पानी में जो मछली वगैरह होते हैं, बाढ़ का पानी उन सारे मछली को बहा के दूर लेके चला जाता है, तो उस जगह पे मछली भी नहीं बचता हमारा एक भी, है ना। तो इस तरीके से मछली जब नहीं बचेगा तो क्या उस प्रकार के लोग अपने घर परिवार को चला पाएंगे, जो लोग मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ के मार्केट में बेचते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, वो लोग अपना घर परिवार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बाढ़ के पानी ने क्या किया, अपने साथ सारे मछली को वो बहा कर लेकर चले गए। तो इस तरीके से समस्या हो जाता है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि बाढ़ आ जाता है, ठीक ना, बहुत नुकसान होता है। तो ये भी टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या होगा यदि बारिश काफी लंबे समय तक हुआ ही नहीं तो क्या होगा। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा यदि बारिश लंबे समय तक नहीं हुआ तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, चलिए वेरी गुड। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे अपने इस वाले टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि इस टॉपिक का मतलब हुआ कि क्या होगा यदि काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होगा तो। यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, आइए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय एवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो है वो बेसिकली प्लांट में होता है, यानी कि प्लांट से जब हमारा पानी वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है तो वो हम लोगों का ट्रांसपीरेशन कहलाता है। लेकिन बात करें मिट्टी का हम लोग, तो मिट्टी में भी जो पानी होता है वो लगातार डेली एवोपरेट होके वेपर बन के आसमान में उड़ रहा होता है। डेली मतलब कि मिट्टी भी डेली पानी लूज कर रहा होता है, वो पानी मिट्टी में जो पानी है वो पानी मिट्टी से डेली गायब होता जा रहा है, आसमान में एवोपरेट बन के उड़ता जा रहा है। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय रेन द सॉइल्स बिकम ड्राई। मान लीजिए कि सारे मिट्टी से पानी हवा में उड़ गया वेपर बन के और बारिश हुआ ही नहीं काफ़ी लंबे समय तक, तो क्या होगा, वो मिट्टी पूरी तरीके से सूखा पड़ जाएगा, ठीक ना। और यदि वो मिट्टी सूखा पड़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी लंबे समय तक हम उसके ऊपर खेती अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ दैम मे इवन ड्राई अप। यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होगा तो पहला बात तो ये कि हमारा मिट्टी सूखा ऊपर जाएगा और सूखे मिट्टी पे हम लोग खेती अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यदि काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं हुआ तो हमारा जो कुआं है वो सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा, हर जगह पे जहाँ पे भी पानी है वो सूख जाएगा और पानी कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। तो हो सकता है कि हमारा जीना भी मुश्किल हो जाए, है ना। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स
दिस में लीड टू ड्राउट, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे जो पानी है, वो भी धीरे धीरे गायब होता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग लगातार उसका इस्तेमाल करेंगे और बारिश होगा नहीं तो नीचे पानी हमारा इकट्ठा भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब नीचे पानी जाएगा नहीं, केवल हम लोग उसको इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हो सकता है कि नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे जो पानी है, वो भी एक टाइम पे पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और क्या ला देगा वो? ड्राउट ला देगा, यानी कि सूखा ला देगा, सूखापन ला देगा, जिसको हम लोग कहते हैं सुखाड़ी, ठीक ना। इन ड्राउट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर, और यदि सब कुछ सूख जाएगा, पानी कहीं नहीं रहेगा, तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा खाना उगा पाना, यानी कि अनाज को उगा पाना, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इंसान जो खाते हैं उसको फूड कहते हैं, जानवर जो खाते हैं उसको फॉडर कहते हैं, ठीक ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब है इस टॉपिक में ये कि यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होगा तो जितने भी हमारे मिट्टी हैं वो सूखे पड़ जाएंगे, खेती अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, नदी सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा, जमीन के नीचे जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा पानी है, वो गायब हो जाएगा। इतने सारे प्रकार के समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग, इतना प्रकार का समस्या होगा तो हम लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, यानी कि अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर पानी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर पानी को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं। पहला लिखा हुआ है फॉलोइंग इज सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर, यानी कि कुछ तौर तरीके हमारे पास हैं पानी को बचाने का। तो पहले हम लोग उसी को देखेंगे, क्या तौर तरीका है पानी को बचाने का। पहला है, देखो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हम लोगों को समझ में आ ही चुका है अभी तक इस चैप्टर में। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है फिक्स द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड इट्स वेस्टेज, यानी कि कहीं पर पाइप में या फिर नल में कहीं पर भी यदि पानी लीक कर रहा है तो उसको पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि पानी लीक होते होते बहुत सारा पानी हमारा बर्बाद हो जाता है। तो यदि पानी कहीं पर लीक हो रहा है तो उसको बर्बाद होने से बचाना है, पहला काम। उसके बाद व्हेन वी ब्रश आवर टीथ और वॉश क्लॉथ्स और डिशेस टेक केयर टू टर्न द टैप ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब हम लोग अपने कपड़े को धोते हैं या फिर बर्तन धोते हैं या फिर किसी प्रकार के कामों को करते हैं पानी से, उसको बंद कर देना चाहिए जब नल हमारे इस्तेमाल में ना आ रहा हो। कहने का मतलब है कि जब काम हो जाए तो नल को बंद कर दीजिए, जब काम हो तो नल को खोल के पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जब पानी का ज़रूरत नहीं है और काम हमारा कंप्लीट हो जाए तो नल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। रीयूज वाटर व्हेन एवर पॉसिबल, यानी कि एक ही पानी को जितने बार इस्तेमाल किया जा सकता है उतने बार उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक ना। समझ में आ रही है बात? मतलब कि एक पानी को यदि 2-3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीयूज का मतलब एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। उसके बाद है यूज ऑफ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर बाथ। बहुत सारे लोग शावर में नहाते हैं, जिसको हम झरना कहते हैं ना, बहुत लोग उस शावर में नहाते हैं, तो उससे पानी बहुत बर्बाद होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखो साफ लिखा हुआ, यूज अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर बाथ, यानी कि शावर यानी कि झरने में नहाने से ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप एक बाल्टी से नहाओ और एक मग से नहाओ, उससे पानी हमारा कम बर्बाद होता है, ठीक ना। प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ वाटर टैंक, कई बार हम लोग पानी अपने टंकी में भरते हैं तो पानी टंकी भर जाने के बाद भी पानी हमारा गिरता रहता है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, जाके बंद कर देना चाहिए, यानी कि टंकी के बाहर जो पानी निकल रहा है उस पानी को जाके बंद कर दो, मतलब बेसिकली मोटर को बंद कर दो, पानी हमारा बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये ऐसे कुछ तौर तरीके हैं, यदि हम लोग इसको फॉलो करें तो पानी को हम लोग बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आइए समझते हैं कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज नॉन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा जरा ध्यान से इसको। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज नॉन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे बरसात होता है ना, जब बारिश होता है तो जो पानी जमीन के नीचे आता है, मतलब जब बारिश होता है तो आसमान से जमीन पर जो पानी आता है उस पानी को आप क्या करो, एक जगह पे इकट्ठा कर लो और बाद में उस पानी का अलग प्रकार की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लो।
जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि बारिश हुआ और उस बारिश के पानी को आपने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और उस बारिश के पानी से आपने क्या किया, अपने गार्डन में पानी डाल दिया, या फिर आप उस पानी से अपने गाड़ी को धो लिए, साइकिल को धो लिया, बाइक को धो लिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि बरसात के पानी को, बारिश के पानी को बचा के किसी दूसरे चीज में उसका इस्तेमाल कर लेना, यही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर इट फॉल्स। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि कैच वाटर इट फॉल्स, यानी कि जो पानी ऊपर से नीचे आया उसको कैच कर लो, मतलब कि कलेक्ट करके रख लो, ठीक ना। बारिश का जो पानी आसमान से नीचे आया पृथ्वी पर, उसको बचा के रख लो, जमा कर लो और उसको किसी दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल कर लो। तो यही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। हियर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को बचाने का यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक है, यानी कि दो तरीका है। तो आइए उन दोनों के हम लोग एक बार करके एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश का जो पानी होता है उसको बचाने का हमारे पास दो टेक्निक है, दो रास्ता है। पहला है हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है देखो, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, हमारे जो घर के छत होते हैं उस छत पे बारिश का जो भी पानी इकट्ठा होगा उन सारे पानी को हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप के थ्रू नीचे लेकर आ जाएंगे और नीचे जमीन को खोद के टंकी बना देंगे और उसी टंकी में सारा पानी हम लोग उसको जमा कर देंगे, डाल देंगे। तो पहला तरीका क्या हो गया, छत के ऊपर जितना भी हमारा पानी इकट्ठा होगा बारिश का, उन सारे पानी को पाइप के थ्रू हम लोग जमीन के नीचे लेकर आ जाएंगे, एक मतलब टंकी बना लेंगे जमीन के नीचे और पाइप के थ्रू उस छत को उस टंकी से जोड़ देंगे। सारा बारिश का पानी छत से नीचे आ जाएगा, पाइप के थ्रू उस टंकी में जमा हो जाएगा। अब उस टंकी में जो पानी जमा हुआ है उसको हम लोग किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। तो बेसिकली करो क्या इसमें, आप टंकी में ज़्यादा बढ़िया है पानी इकट्ठा करने से क्या होगा, मतलब आप जहाँ बाल्टी बाल्टी जमा करते टंकी में बहुत टाइम लगता, इससे क्या करो सीधा अपने छत से एक पाइप को जोड़ दो नीचे टंकी से, सारा बारिश का पानी छत का पाइप के थ्रू होते हुए जाके टंकी में अपने आप जमा हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है और अच्छा तरीका है ना। दिस देन सिप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। अब जब जैसे आप उस टंकी में पानी को डालेंगे, जमीन के नीचे जो आपने गड्ढा खोदा है, जैसे ही आप उसमें पानी को डालोगे बारिश के पानी को, तो वो पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा कुछ पानी तो जमीन के नीचे चला जाएगा, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें ऐड हो जाएगा और कुछ पानी जो हमारा टंकी में बचा रहेगा उसको हम लोग बाद में अपने किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गार्डन में पानी देने के लिए या फिर गाड़ी वगैरह धोने के लिए। तो बेसिकली रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है समझ में आया, बारिश का पानी छत पे जो भी जमा होगा उसको पाइप के थ्रू नीचे जमीन में गड्ढा खोद के टंकी बना के उसमें जमा कर दो। जमा करने से क्या होगा, कुछ बारिश का पानी जो वो जमीन के नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर हमारा बढ़ जाएगा, ठीक ना, और कुछ पानी जो है वो टंकी में यदि बचा रह गया तो उसको हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए दोबारा इस्तेमाल मिला लेंगे, ठीक ना। या तो गार्डन में पानी देने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर गाड़ी धोने के लिए, या फिर बाइक धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो गया हमारा पहला टेक्निक बारिश के पानी को बचाने का। दूसरा है अनदर टेक्निक इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। अब दूसरा तरीका क्या है, सीधा सीधा क्या करो, बारिश का जो भी पानी हुआ, जमीन पे जो भी पानी आया उसको चुपचाप क्या कर दो, जमीन के नीचे अपने आप ही जाने दे दो। लेकिन उसमें एक समस्या क्या होता है कि बारिश का पानी आता तो है जमीन पे, लेकिन वो सारा पानी नाला के थ्रू होते होते बह के चला जाता है। तो हमारे किसी काम में आया बताओ, नहीं आया। लेकिन हाँ, ये भी आपका मानना पड़ेगा कि बारिश का सारा पानी नाले में नहीं बहता है, बारिश का कुछ पानी जो वो जमीन के नीचे भी जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से दो टेक्निक है हमारे पास जिससे हम लोग बरसात के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो हो गया छत का पानी बचाने का तरीका, दूसरा ये हो गया कि बारिश का पानी जो भी जमीन पे आया तो उसको सीधा का सीधा जमीन के नीचे जाने के लिए छोड़ दो, मतलब कुछ मत करो। तो उसमें से क्या होगा, कुछ पानी जो है वो जमीन के नीचे चला जाएगा बारिश का, और कुछ पानी जो है वो बहते हुए नाले में आएगा, नाले के थ्रू फिर नदी में जाके बह जाएगा। इस तरीके से हम लोग बारिश का इस्तेमाल, मतलब बारिश के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी
कंप्लीट। तो अब बताइए ये जो चैप्टर था हमारा वाटर, क्या ये समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया सबको? चले, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को अपने इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।